हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो फाइनली मंथली मैगजीन आ चुकी है, तो अब हम लोग इसी मैगजीन्स को फॉलो करेंगे जो मैं हर एक दिन का डे टू डे करंट अफेयर्स आप लोग को जनवरी मंथ की प्रोवाइड कर रही थी। तो वो अब वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। अब न्यू मंथली मैगजीन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इस बार बहुत ज़्यादा देर हो गया इसे लॉन्च करने में, बट कोई नहीं, चलिए आ गया तो आ गया। अब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में एंड जुडिशियल ओवररीच। ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हो आर्टिकल 13 के तहत, तो उसी से एक स्टेप आगे है ये जुडिशियल एक्टिविज्म, और उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको जुडिशियल ओवररीच में देखने को मिलेगा। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, न्यूज़ में क्यों है और कब कब ऐसा इंसिडेंस हुआ जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके के एक्ट को उन्होंने अपनाया। सेकंड हम लोग देखेंगे कि जो एनजीओ का रेगुलेशन है इंडिया में, कुछ प्रोविज़न चेंज किया गया है एनजीओ को लेकर, जो एफसीआरए और जो फेमा एक्ट है उसके तहत। तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज़, जो बिग टेक कंपनीज़ है उनको रेगुलेट करने के लिए फिर से कुछ न्यू फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ इंटरनेट शटडाउन। तो इंटरनेट शटडाउन आप लोगों को पता है कि पूरे एक साल का डेटा निकल कर आया है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंटरनेट शटडाउन्स हुआ है। छोटे से छोटे इश्यूज़ को लेकर से बड़े इश्यूज़ तक इंडिया में जो है बहुत लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन्स को भी किया गया है। तो किस बेसिस पे हम लोग करते हैं, किसको पावर है इंटरनेट शटडाउन करने का, और क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, विसल ब्लोइंग, जो कि आपके GS4 पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से GS4 पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विसल ब्लोइंग को इस बार क्या दिक्कत हो गया और इसके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है 2 लेसन आएगी, आज एक कल एक, उसके बाद पॉलिटी ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूपीएससी की जो विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल पे, और 21 से स्टार्ट हो गई। 20 टेस्ट आपको जीएस के, 4 टेस्ट सीसेट के मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सारे प्रोविजन देख सकते हो, पेमेंट का भी, और क्या क्या यहाँ पे आपको पर्क्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो आप लोग सिंपल मेल कर सकते हो rishikacs77@gmail.com। उसके बाद आपको डिटेल वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आइए आर्टिकल पे आते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगी। पहले ये समझिए कि न्यूज़ में क्यों आया है। न्यूज़ में इस बार आपको देखने को मिलेगा जो 3 फार्म्स लॉज को लेकर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट फिर से एक्टिव हो गई है और अपने द्वारा कुछ कहा गया है उनको। तो चलिए देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। देखिए, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 3 बॉडी है जो कि काम करती है हमारे कंट्री में। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, जिसका काम है कानून बनाना, और इसी कानून को एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और उसके बाद एक जुडिशरी बॉडी होती है। जुडिशरी क्या करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाया गया है उसको वो ये देखते हैं कि कहीं ये संविधान के प्रोविज़न के अगेंस्ट में तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रोविज़न को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कानून हमारे कंट्री में अप टू द मार्क है कि नहीं। फाइन, तो ये होती है जुडिशरी का काम। बट समटाइम्स जुडिशरी अपने जो काम है, फंक्शंस है, उनसे भी बढ़कर वो कुछ काम करते हैं जिसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर अपने हिसाब से अपना काम नहीं करते, तो वहाँ पे समटाइम्स जुडिशरी एक्टिव हो जाती है और उस जगह पे वो काम करती है। इसी से माइनर डिफरेंस आपको जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्टिव हो जाती है जुडिशरी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे भी किसी भी मैटर को लेकर अगर एक्टिव हो जाते हैं और अपने हिसाब से वो कहते हैं कि एक तरीके का कानून यहाँ पे सेट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट करते हैं किसको, तो डायरेक्शन देते हैं सरकार को, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अगर वो किसी चीज़ को लेकर अगर वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए कौन कौन से ऐसे इंस्टेंस हुए हैं अब तक जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि जुडिशरी एक्टिव हो गई थी। तो सबसे पहला है कि सेंटर को डायरेक्ट करना कि एक न्यू लॉ बनाइए, एक न्यू पॉलिसी लेकर आइए, जिससे कि हमारे कंट्री में जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइजेस हो रही है उसको टैकल कर सके।
अब देखिए जहाँ पे भी जिस राज्य में जिस सिटीज़ में अगर किसी भी तरीके का सूखा अकाल, जैसे अभी गर्मी आ ही रही है, स्टार्ट हो गई है, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पानी की कमी हो जाती है। तो वहाँ की सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और वो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लेकर आना चाहिए। चलिए स्टेट गवर्नमेंट अगर लेकर नहीं आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं कंसर्न करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को लेकर कंसर्न नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, तो जुडिशरी को लगता है कि वो दोनों अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो जुडिशरी एक्टिव होकर बताती है और डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को कि इस एरिया में पानी की कमी हो रही है, तो आपको इसके लिए न्यू पॉलिसी लाना चाहिए। तो ये हो गई जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरा है कि आपको पता है कि बैंकों में एनपीए का इशू बहुत बढ़ते जा रहा है। तो एनपीए का इशू बढ़ते जा रहा है तो उसको देखने के लिए एक जगह आरबीआई है, दूसरी जगह सरकार है। अगर ये दोनों सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तब उस समय जुडिशरी एक्टिव होकर कही थी कि आप बैड लोन को हैंडल बैड लोन पैनल बनाइए, जिससे कि जो एनपीए का इशू इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो उसको टैकल किया जाए। थर्ड आप लोगों को कहाँ देखने को मिला, जो यहाँ पे बीसीसीआई है, यानी कि एक प्राइवेट बॉडी है, बोर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसको लेकर कहा गया था जुडिशरी के द्वारा कि अब ज़रूरत हो गया है कि इस पर रिफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ ऐसा आप लोग मुद्दा देख चुके हो जहाँ पे कोई स्पेशली बॉडी है उसको देखने के लिए, लेकिन अगर वो बॉडी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो जुडिशरी वहाँ पे एक्टिव होकर कहती है और डायरेक्ट करती है, ऑर्डर देती है, अपना रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल ओवररीच क्या है, देखिए एक माइनर डिफरेंस है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। ये आप लोग को यहाँ पे वर्ड में ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये एक्टिव हुई थी। एक्टिव कब हुई थी, जब ऐसा लगा कि हाँ जो कंसर्न बॉडी है अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तब जुडिशरी एक्टिव होकर बताई उनको कि आप ये काम कर लो, ये ज़रूरी है। लेकिन ओवररीच का काम क्या है ना, ओवररीच में जुडिशरी क्या करती है ना कि वो बताती नहीं है, वो अपना काम ही कर देती है। यानी कि उनको लगता है कि सामने वाला काम ये कर नहीं रहा है तो अब हम ही को ये काम कर देना है, तो जुडिशरी वो काम कर देती है। तो इसको कहते हैं कि वो ओवर रिच हो गया, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक माइनर डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। अब आप लोग ये समझने का कोशिश कीजिए फॉर एग्जांपल कि कौन कौन सा ऐसा काम है जो जुडिशरी कर गुजरी है। सबसे पहला आप लोग को याद आ रहा होगा जो एनजेक एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2014 का, जो कि ये सरकार लेकर आ रही थी। और इसमें वही था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो एक कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन वो सिस्टम बहुत ही ओपेक है। तो समटाइम्स जो क्वेश्चन अराइज होते हैं लोगों की या फिर और भी पार्टीज़ के लोगों की, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते, पता नहीं होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं उनका नाम रिकमेंडेशंस में कैसे आया, क्यों आया, कुछ भी रीज़न नहीं पता चलता, वो बहुत ओपेक प्रोसेस है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया जा रहा था एनजेक, ये कानून लाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो हायर जुडिशरी सिस्टम है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए इस तरीके का कानून ला रहे हैं। तो ये कानून लाया गया था लेजिस्लेटिव के द्वारा, लेकिन जुडिशरी को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये कानून तो गलत है। वो उनको कहना चाहिए था लेजिस्लेटिव को कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए, ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी प्रावधान देखने को मिलेगा। तो यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे कानून आ रहा था, इसके थ्रू जो जुडिशरी में जो जज की जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी थी उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंक्लूड हो रहा था। तो जुडिशरी को ये कहना चाहिए था कि इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खुद ही स्टक डाउन कर दिए। यानी कि इस कानून को स्टक डाउन कहे और उसके साथ साथ रीज़न यही दिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है ना वो यहाँ पे खतरे में हो जाएगा अगर इस तरीके का कानून आएगा। तो इसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, यानी कि ये काम जो है ना सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही कर दी, तबकि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था। ये कह सकती थे कि इस तरीके के कानून वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है, लेकिन वो यही काम कर दी कि वो अपने खुद ही इस कानून को ख़त्म कर दी। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि ये जुडिशियल ओवररीच हो गया। सेकंड है कि आप लोग देखते हो कि एग्जीक्यूटिव का रोल, यानी कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव का रोल को मना करना, वो भी कॉलेजियम सिस्टम में, ये भी एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट का ओवररीच है। इट मीन्स कि जुडिशियल ओवररीच का ये कहानी है। तो अब तक तो आप देखोगे, और ये जो एनजेक आपका लाया गया था, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके ऊपर 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आप लोग समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है और जो कंडीशन है, जो एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर याद रखिएगा तो आपके माइंड में समझ में आएगा। एक्टिविज्म में कहने का मतलब है कि एक्टिव हो गई है, वो डायरेक्शन दे रही है, लेकिन ओवररीच का कहने का मतलब होता है कि वो काम कर दी है, डायरेक्शन नहीं दे रही है, वो खुद ही वो काम कर दे रही है जो किसी और बॉडी को करना था, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर दे रहे हैं। फाइन, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया।
अब देखिए हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 बॉडी है, तीनों बॉडी का अलग काम है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये आप समझ गए। अभी मैं बताई क्या क्या काम है। सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ आप देखिए कि हर एक का अपना अपना अलग अलग पावर है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ईच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस कैन चेक द अदर्स। एक सेकेंड। तो यहाँ पे समझिए सेपरेशन ऑफ पावर है, इट मीन्स कि तीनों बॉडी को अपना अपना पावर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है। जब तक लेजिस्लेटिव कानून नहीं बनाएगी तब तक एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर ये इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 है, जिसके तहत आप देखते हो कि डीपीएसपी में स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि सेपरेट जुडिशरी होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। तो हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी आर्टिकल 15 है जो कि ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना है। ठीक है, अलग होना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 61 है, जिसमें कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट और गवर्नर और जो हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट है उनके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। उसके अलावा आर्टिकल 105, 194 है, जिसमें कि प्रिविलेजेस दिया गया है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को और पार्लियामेंट के मेंबर को। उसके अलावा आप देखोगे कि आर्टिकल 122 और 212 है, जिसमें कि कोर्ट को रोका गया है कि वो जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इनके प्रोसीडिंग में इंक्वायरी करने से कोर्ट को रोका गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखा गया है पावर, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे दिए गए हैं ना जिसमें ये बताया गया है कि हाँ, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा आप देखो कि ये जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तीनों ऑर्गन के बीच में, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। ये भी हमारे आर्टिकल के तहत ही आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 13 है, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 32 और 226 है, जो कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 142 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना कि वो कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों बॉडी जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि ठीक है, जुडिशरी एक्टिव होती है, जुडिशरी अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों है ऐसा कि जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है और जुडिशियल ओवररीच की हम लोग कहानी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है एसिमेट्री ऑफ पावर, यानी कि पावर इक्वल नहीं है। आप देखो कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रांच ऑफ गवर्नेंस है। हर एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो हर एक जगह, और जो बाकी दो बॉडी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन सब के ऊपर बाइंडिंग होता है और उनके एक्शंस को भी वो स्टक डाउन कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर लेजिस्लेचर कानून बना रहे हैं तो उसको भी खारिज कर सकता है, एग्जीक्यूटिव अगर किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे तो एग्जीक्यूटिव को रोका भी जा सकता है जुडिशरी के हिसाब से। तो एक तरीके का आप देखो कि 3 अगर बॉडी है हमारे यहाँ तो तीनों को इक्वल पावर होना चाहिए, लेकिन इक्वल पावर नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच इसलिए हो पाता है हमारे कंट्री में क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया भी गया है। फाइन। सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट मीन्स कि आम जनता को भी ये अधिकार दिया गया है कि आपको अगर लगता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आप पर्सनली जाकर लिटिगेशन आप फाइल कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि पीआईएल जो है किसी भी सोसाइटी के मेंबर को ये परमिट करता है कि आप एक केस फाइल कर सकते हो कोई भी इनजस्टिस के अगेंस्ट में। तो ये भी आप लोग देखो कि यहाँ पे पीआईएल का पावर है, यानी कि एक जनता के पास पावर है कि वो इंटरेस्ट अपने पब्लिक इंपॉर्टेंस के इंटरेस्ट में वो लिटिगेट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी जुडिशरी को ये पावर है कि हाँ चलो ठीक है, वो उसको संज्ञान में लेते हैं, कंसर्न में लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं और उसके बाद वो भी अपना वहाँ पे जजमेंट देते हैं। तो इससे भी आप लोग देखो कि जजमेंट दिया जाता है तो कई बार जो है यहाँ पे कुछ ऐसे भी मुद्दे उठाए गए हैं जो लोगों के द्वारा उठाए गए हैं, तब जुडिशरी को लगता है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जुडिशरी को वहाँ पे फील्ड में आना और लाइमलाइट में आना ज़रूरी होता है। तीसरा जो यहाँ पे कारण है वो है लेकडेशिकल अप्रोच, जो कि न्यू ऑर्गन का होता है। जैसे कि आप देखो कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कुछ ऐसे काम में इंक्लूड हो गए, जैसे कि करप्शन वाले काम में, या फिर इनका कुछ प्रोजेक्ट है जो कि सही समय पे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, गवर्नेंस में इनएफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है ना जिसके कारण जुडिशरी को लगता है कि अब उनको एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि 1997 का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, विशाखा गाइडलाइंस है,
जिसमें कि ये कहा गया है कि विमेन के अगेंस्ट में जो विमेन के साथ जो सेक्सुअल हैरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, उसको रोकना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर जो है इनएबिलिटी थे कि वो इस मैटर को एड्रेस करे। इट मीन्स कि उस समय इससे रिलेटेड जो है विमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो कानून बनाना चाहिए, तो वो यहाँ पे लेजिस्लेचर सही तरीके से कानून नहीं बना पाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देखो जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, ये एक बहुत ही आप देखो कि सीरियस इशू है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो विमेन के साथ होती है, तो इनके अगेंस्ट में कानून बनाइए। तब जाके 2013 में जो है इसके ऊपर कानून बन के आया था। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे कंट्री में जिसके ऊपर लेजिस्लेचर को खुद कंसर्न होकर कानून बनाना चाहिए, उन सारे इश्यूज़ को खुद एड्रेस करना चाहिए। बट जब वो नहीं करते हैं तब जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। साथ ही कुछ और भी फैक्टर है, जैसे आप देखो कि कुछ लोगों की जो वो समझते हैं कि उनकी राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक्टिव मीडिया है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न है। तो ये सारे कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिसके ऊपर जुडिशल कई बार एक्टिविज्म भी हुई है और ओवर रिच भी हुई है। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, बट नहीं ध्यान दे पाए। तो यहाँ पे जुडिशरी जो है वो कारण है एक जिसके कारण वो बाहर निकल के आते हैं। तो ये सारे कुछ कारण है जो कि आप लोग को भी समझना चाहिए कि क्यों यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल ओवररीच की जो इशू है वो हम लोग, और जो मतलब कि जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंसर्न क्या है, आप लोग देखते हो कि कई बार इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न हो जाता है। ये एनजेक का जो कहानी है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ऐसा धक्का लगा था सबको 2014 में कि अब तक कोई नहीं भूल पाया है। इट मीन्स आप समझ जाओ कि 7 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं भूल पाया है। ये इतना बड़ा इशू बन चुका था और यूपीएससी भी प्रीलिम्स में 2 बार और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछ चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनका लॉ ऑप्शनल है वो तो कई बार टकराते हैं इस तरीके के क्वेश्चन से। तो इसीलिए आप समझिए यहाँ पे, तो जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अच्छा काम किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो बहुत ही अच्छा काम है। बहुत सारे केसेस में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि एक्सेस पावर को जुडिशरी यूज़ करती है, जिसको कि जुडिशल एडजुडिकेशंस के जैसा उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। इवन नॉर्मल बाउंड ऑफ जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसके भी अधीन उसको नहीं लेना चाहिए। बट कोई बात नहीं, जुडिशल ओवररीच जो है ना वो कुछ यहाँ पे आप देखो कि कुछ कंसर्न है जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जुडिशल ओवररीच होने के कारण ये समझ में आता है कि जो हमारे कंट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ना वो कहीं अंडरमाइन हो रही है। इट मीन्स कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सारे जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है वो अपना एक ब्रॉड स्फेयर ऑफ ऑपरेशन है, वो अपने हिसाब से उनका फंक्शन है, पावर है, तो वो वैसे काम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा पावर दिया गया है जैसे कि आर्टिकल 142 के तहत, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सही वर्डिक्ट दे सकते हैं। और इस पावर का फ्रिक्वेंट यूज़ किया जाता है, इसलिए आप देखो कि यहाँ पे इसके लिए कंसर्न है। साथ ही नेग्लिजेंस है, जो भी चैलेंजेस यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फोर्स मीन्स फेस करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट भी किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि खुशी से लेजिस्लेचर नहीं चाहते हैं कि वो कानून नहीं बनाए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। आप लोकसभा राज्यसभा की बात देखें तो लोकसभा में कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जैसे आप फार्म बिल ही ले लो, कहा गया है कि जब सेशन नहीं था, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तब इस कानून को ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाया गया है। तो क्या इतनी ज़रूरी थी कि ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाया जाए? एक जो प्रोसेस है हमारा कि लोकसभा में बिल आए, राज्यसभा में आए, फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, फिर डिबेट एंड डिस्कशन हो, स्क्रूटनी हो, तो ये सारे प्रोसेस होकर अगर कोई कानून पास होता है तो वो उसको सही माना जाता है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर कानून पास होता है तो उसको सही नहीं माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं जिसको समटाइम्स आप देखो कि इग्नोर किया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप एग्जीक्यूटिव का देखोगे, जब वो कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है क्रंचेस ऑफ फंड, यानी कि पैसे की कमी आती है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं और टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता है। 4F का यहाँ पे इशू बताया गया है। फर्स्ट तो है फंड, सेकंड है फंक्शन, कि फंक्शन सही तरीके से नहीं करते, समटाइम्स फ्रेमवर्क की कमी देखने को मिलती है कि एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क नहीं है, एंड फंक्शनरी यानी कि सही तरीके से उनका काम नहीं हो पाता है, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच होता है। साथ ही लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जुडिशरी में। जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना जो कि लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जैसे आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जो लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं तो वो लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाते हैं कि लोगों के हित के लिए होना चाहिए, उनकी फंडामेंटल राइट इंक्रोच नहीं हो। एग्जीक्यूटिव भी जो है इम्प्लीमेंट करते तो वो लोगों के लिए ही करते। बट ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी जो काम करते हैं ना वो लोगों के लिए नहीं करते हैं, लोगों के एक मीन्स अकाउंटेबल नहीं होता है। अगर जुडिशरी इस तरीके का कोई भी अगर वर्डिक्ट देते हैं और वो लोगों के हित में नहीं है, देन हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में कम देखने को मिलता है। साथ ही थ्रेट है हमारे जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी में। आप देखो कि
लेजिस्लेटिव डोमेन के एंट्री होने में इनएबिलिटी है कि हम लोग लॉ को सही तरीके से अपहोल्ड कर सकें, जिससे कि जो जुडिशरी की इमेज है वो समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं बुरी हो जाती है, कहीं ना कहीं घट जाती है। क्योंकि ऐसा ऐसा कभी कभी आप देखोगे कि जुडिशरी के द्वारा वर्डिक्ट दिया जाता है जिसे लोग जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी इश्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि आज की डेट में ये कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनके पास बहुत सारे ओकेजन है और साथ ही साथ जो जुडिशल रिस्ट्रेंट है उनके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहिए। जुडिशरी को यहाँ पे अपनी जो सेल्फ रिस्ट्रेंट है उसको एक्सरसाइज करे और कुछ जो टेम्पटेशन है जैसे कि सुपर लेजिस्लेचर का, इस एक्ट को वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो अप्रोप्रिएट है अपने डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव जुडिशल रिव्यू में। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे तीनों बॉडी एग्जिस्ट करते हैं तो तीनों बॉडी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए, तभी जाके ये जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल ओवररीच की जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। फाइन। तो कहीं ना कहीं चलिए ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हुआ और आपको बड़े तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए होंगे आप लोग कि क्या कहा जा रहा है जुडिशल एक्टिविज्म एंड ओवररीच एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिलॉसफी। तो ये एक तरीके का फिलॉसफी है, जुडिशल फिलॉसफी, तो इसके बीच में अंडरस्टैंड कीजिए कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर की भी देखे कि किस आर्टिकल्स के थ्रू ये फील होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट कर रहा है एंड कॉजेज़ क्या है, क्यों ऐसा होता है और क्या कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि एनजीओ के रेगुलेशन से रिलेटेड है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कुछ फंड जो यहाँ पे एनजीओ के द्वारा रिसीव किया जाता है ना, फॉरेन फंड, तो उनको यहाँ पे टाइट किया गया है। अब देखिए क्यों टाइट किया गया है और क्या है मसला, अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे समझते हैं कि ये न्यूज़ में और क्यों है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाया गया है और कुछ यहाँ पे चार्टर्स लाया गया है, जिससे कि वो चाहते हैं कि जो एनजीओ है और जो बैंक है वो यहाँ पे इससे कॉम्प्लाई करें। एक कानून है यहाँ पे हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का, जिसको एफसीआरए कहते हैं। तो जितनी भी एनजीओज़ है अगर वो फॉरेन बोरो करती है या फिर फॉरेन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एनजीओ को पैसे मिलते हैं ना, तो उनको पहले यहाँ पे इस कानून के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है। तो जो भी चार्टर फॉर बैंक है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डोनेशन दिया जाता है इंडियन रुपीज़ में, वो भी एनजीओ के द्वारा कोई भी फॉरेन सोर्सेज, किसी भी फॉरेन सोर्सेज से, इवन अगर वो सोर्स इंडिया में भी लिमिटेड है और एट द टाइम ऑफ सच डोमेन, उनको यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही ट्रीट करना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनको कि इंडियन रुपीज़ में ही डोनेशन मिलता है, और डोनेशन आप देखो कि किसी कंपनी के थ्रू या फिर किसी कोई इन्वेस्टर्स के थ्रू या कोई फॉरेन सोर्स होता है, तो फॉरेन सोर्स की तरफ से भी जब यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में उनको डोनेशन मिलता है ना, और वो जो सोर्स है अगर वो इंडिया में लोकेटेड है लेकिन फिर भी उनको क्या यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही कहा जाएगा। फाइन। तो देखते हैं एनजीओ और पहले इनकी इंपॉर्टेंस। हमारे जो यूपीएससी के आप सिलेबस निकालोगे तो उसमें बहुत सही तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में एनजीओ लिखा गया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। एनजीओ जो है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, वो कुछ एक्टिविटीज़ करती है जिससे कि जो लोग या फिर हमारी सोसाइटी सफ़र कर रही है, या फिर कुछ गरीब लोग हैं जिनके इंटरेस्ट में वो काम कर सकते हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर एक बेसिक जो सोशल सर्विस है वो प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ काम किया जा रहा है तो वो एनजीओ यहाँ पे काम करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सरकार का पार्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ इनको लीगल स्टेटस दिया जाता है और इनको रजिस्टर किया जाता है ट्रस्ट के जैसा, या फिर सोसाइटी के जैसा, या फिर प्राइवेट लिमिटेड नॉट प्रॉफिट कंपनी के जैसा। तो इस तरीके से उनको जो है रजिस्टर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखोगे तो हमारे संविधान में भी एनजीओ को यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(c) है, जिसमें कि ये अलाउ किया गया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि कुछ लोग जो है अपना ग्रुप बना के एक एसोसिएशन बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं यहाँ पे कि आप लोग अपना एनजीओ को भी ओपन कर सकते हो। उसके अलावा डीपीएसपी में आप देखोगे आर्टिकल 43 है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कॉपरेटिव्स है उनको रूरल एरिया में प्रमोट करना है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, उसमें से कंकरेंट लिस्ट है जिसमें मेंशन किया गया है चैरिटेबल एंड इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके। तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में भी आपको एनजीओ का इंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो ये आपसे कभी पूछा जाए कि किस लिस्ट में आता है एनजीओ, स्टेट लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट, तो याद रखेगा ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है। तो ये तो होती है एनजीओ, लेकिन एनजीओ का रोल क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं।
सबसे पहला होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो रेगुलेशन होता है ना, उनको ये मॉनिटर करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती है कि पॉवर्टी को हटाने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन सरकार इस कानून को तो लेकर आती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हर एक स्तर पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ होते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एनजीओ भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाती है सरकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि जिस रीजन में अगर एनजीओ कुछ लोग जो है अपने 10-15 लोगों की ग्रुप बनाकर अगर वो कोई एनजीओ इस्टेब्लिश करते हैं, तो इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि उस एरिया के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो सके। और जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो और उनको जो एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करे, हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करे, तो उसके लिए वो काम करते हैं। तो इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और रेगुलेशन है उसको वो मॉनिटर करते हैं। साथ ही ब्रॉडन करते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स कि जिस एरिया में एनजीओ है और वो एनजीओ डिफाइंड है कि वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत जितने बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी है उनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर उस एरिया में कोई एक बच्चा भी मल न्यूट्रिशन रह जाता है आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये अकाउंटेबल होगा ना कि हाँ, ये एनजीओ है जो कि इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन ये एनजीओ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाई। तो यानी कि अकाउंटेबल भी यहाँ पे बढ़ जाता है। साथ ही सोशल और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप देखो कि हर एक छोटे छोटे जगह पे अगर एक एनजीओ अगर इस तरीके का पॉलिसीज़ को उठाती है और वो काम करती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज का तो डेवलपमेंट होता ही है, हमारे इन्वायरमेंट का भी डेवलपमेंट होता है। साथ ही एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस भी है यहाँ पे। मान लीजिए कि कुछ लोगों के बीच में अगर यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसको रिजॉल्व करने का भी बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे। तो ये सारे जो है एनजीओज़ का रोल होता है। लेकिन एनजीओ को रेगुलेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी तक रेगुलेट नहीं किया जाता, हमेशा से रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है। कुछ एनजीओज़ अपने नाम पे एनजीओ को रजिस्टर करा देते हैं और वो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, लेकिन उसको जो काम करने के लिए वो एनजीओ ओपन होता है वो काम नहीं होता है, उसको गलत तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्राई किया जा रहा है कि जितनी भी फॉरेन फंडिंग ली जाती है उसके मिसयूज़ को चेक करना। अगर वो अनचेक है तो उससे हमारे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है और जो फॉरेन मनी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है। तो आप लोग देखो, यही रीज़न है कि गवर्नमेंट के द्वारा ना अभी 14,500 एनजीओ को बैन किया गया है और रजिस्टर भी किया गया है जो कि एफसीआरए के अंदर फॉरेन फंड्स को रिसीव करते थे। तो ये सारे ऐसे एनजीओ पकड़े गए हैं जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। साथ ही नॉन कंप्लाइंस है। आप देखो कि 10% से भी कम जो एनजीओ है ना, वो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंट करती है। इट मीन्स कि सरकार जो यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाई है उसके तहत जो है लेस देन 10% ऑफ एनजीओ है जो कि उसके साथ काम करती है। मोर देन 90% जो एनजीओ है ना, वो अपना बैलेंस शीट तो वो सबमिट ही नहीं करते। वो बताते ही नहीं है कि उनका खर्चा कितना हुआ, उनको फॉरेन फंडिंग कितना मिला, वो अपने यहाँ से कितना फंड लगा रहे हैं, सरकार उनको कितना फंडिंग दे रही है। इस तरीके का एक बैलेंस शीट होता है, वो यहाँ पे सबमिट ही नहीं करते हैं। साथ ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैम्पर होता है। सरकार तो इनके ऊपर भरोसा करके छोड़ देती है कि ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशंस के हिसाब से इस एरिया में इतना अच्छा काम होगा, लेकिन एनजीओ तो गलत काम में इंक्लूड है, शायद वो पैसा लेके नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो कि बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे एनजीओज भी तो होते हैं ना जो अच्छे काम नहीं करते, तो उनके ऊपर सरकार चेक एंड बैलेंस कर रही है। रिलीजियस और कल्चर इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप समटाइम्स देखो कि एनजीओ जो है ना, वो ट्रेडिशन और कल्चर है लोगों की। बहुत सारे लोग जो है वो एनजीओ पे बिलीव भी करते हैं, बट उनकी जो इन्फ्लुएंस होती है कि वो फॉरेन नैरेटिव्स की जो को सेल करते हैं, उसका वो मिसयूज़ करते हैं। तो समटाइम्स जो है ना वो रिलीजियस कन्वर्जन को भी प्रमोट करते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी जगहों पे जो है कानून लाया गया था। तो एनजीओ भी इस तरीके की चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कर रही है कि कैसे एनजीओ काम कर रहे हैं। अब प्रोविज़न देख लेते हैं कि एनजीओ को रेगुलेट करने का इंडिया में क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहला जो कानून है वो 1999 में बनाया गया था, जिसको फेमा कहते हैं। इट मीन्स कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। यहाँ पे कुछ सर्टेन एनजीओज़ है जिनको रजिस्टर्ड करना होता है फेमा के साथ, और वो यहाँ पे फॉरेन फंड को बहुत सारे एसोसिएशन में डिस्पर्स करने के लिए वो कंटिन्यू रहते हैं। फेमा को यहाँ पे कौन रेगुलेट करते हैं? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एफसीआरए को कौन रेगुलेट कर रहा था? तो एफसीआरए आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि कैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करना है, और जो भी कानून यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अमेंड करना है। साथ ही एक अलग से कानून है जो कि एफसीआरए के बारे में देखिए, ये 2010 में बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, और वो क्या देखते हैं कि एनजीओ में जो फॉरेन फंड आता है ना, और फॉरेन फंड के हिसाब से जो डोनेशन कहा जाता है उसको वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं एफसीआरए के बारे में। तो यहाँ पे एनजीओ को रेगुलेट किया जाता है जो भी फॉरेन फंड लेते हैं।
तो यहाँ पे कानून को जो है ना कंसोलिडेट किया गया है, जिससे कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर कोई एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसको बेटर तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज भी किया जाए। कुछ न्यू रूल्स देख लेते हैं जो कि FCRA का 2020 में लास्ट ईयर ही निकल कर आया। तो सबसे पहला क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ जो फंड है एक NGO से दूसरे NGO में, उसको रोका गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि A NGO है जो कि महाराष्ट्र में है और B NGO है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस जो है वो अगर गलत काम के लिए हो रहा है तो यहाँ पे एक NGO से दूसरे NGO में इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है, लेकिन अभी न्यू रूल्स के हिसाब से इसको रोक दिया गया है। सेकंड क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चे है ना, उसको कम कर दिया गया है। पहले 50% था, अब ये सिर्फ मात्र 20% में ही रह गया है। साथ ही आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी NGO को रजिस्ट्रेशन करानी है अब वो आधार कार्ड के ही बेसिस में कराएंगे। और साथ ही साथ इन केस अगर कोई फॉरेनर है ना तो उनको अपना पासपोर्ट का कॉपी भी दिखाना होगा और OCI कार्ड का भी वो उनका कॉपी भी दिखाना होगा, जिससे कि उनको बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना, जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, तो वो सिर्फ यहाँ पे जो भी अकाउंट अगर उनका जो बैंक से लिंक्ड है उसी अकाउंट में वो यहाँ पे रिसीव करेंगे। इट मीन्स कि कोई भी NGO है उनका कोई भी बैंक अकाउंट अगर लिंक्ड होगा तो सिर्फ उनके बैंक अकाउंट में ही वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है। और इस तरीके के ब्रांच जैसे कि आप देखो SBI न्यू दिल्ली का है ना, तो इसी ब्रांच में सिर्फ उनको जो है अपना अकाउंट खुलवाना है और वहीं पे उनको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। साथ ही एक रूल 9 इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके साथ डील करना है और प्रायर परमिशन लेना है। अगर कोई भी यहाँ पे NGO अपना फॉरेन फंड्स ले रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनको परमिशन लेना होगा। और जिस तरीके से वो फॉरेन फंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उनके जो यूटिलाइजेशन है उनकी इंक्वायरी को वो स्टॉप नहीं कर सकते। उनका जो यूटिलाइजेशन होगा उनकी इंक्वायरी भी होगी, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा लगेगा कि फॉरेन फंड लिया गया है लेकिन उनको यूटिलाइज़ नहीं करना है, तो इंक्वायरी के थ्रू ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो फॉरेन फंड्स को यूटिलाइज़ करना है उनको स्टॉप भी किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे न्यू प्रोविज़न इंक्लूड किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहला क्या है कि ट्रांसफ़र जो एक NGO से दूसरे NGO में होता है ये बंद कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चे है वो यहाँ पर कम कर दिया गया 50% से 20% में। आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया गया है और अगर कोई भी फॉरेनर है तो उनको यहाँ पर अपना OCI कार्ड होल्डर दिखाना होगा और पासपोर्ट का एक कॉपी देना होगा। साथ ही रूल 9 यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन को डील करेंगे और फॉरेन फंड अगर लेना है तो उससे प्रायर परमिशन लेना है और फॉरेन फंड को अगर यहाँ पे उसके यूटिलाइजेशन को रोकना है तो वो भी इंक्वायरी के थ्रू रोक सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा वो भी बैंक अकाउंट कौन से होंगे, तो SBI ब्रांच के, ठीक है। साथ ही एक्रेडिशंस की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे एक नोडल एजेंसी को अपॉइंट किया गया है कि वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से। और NGO जो कि फ़ंड ले रही है सरकार से तो उनको भी यहाँ पे देखा जाएगा। इस नीति आयोग के द्वारा ये भी काम दिया गया है कि वो डेटाबेस सिस्टम को भी मैनेज करेंगे। इट मीन्स कि जो भी NGO है ना उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन से, यानी कि वो कैसे अपने फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं, तो उनके सारे इन्फॉर्मेशन को कौन यहाँ पे मेंटेन करेगा, तो नीति आयोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, तो NGO जो भी यहाँ पे बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अगर तहत रजिस्टर्ड है ना तो उनको यहाँ पे मिनिमम वेज अपने एम्प्लॉय को तो देना ही है, ठीक है। साथ ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत भी है, यानी कि जो भी NGO यहाँ पे फाइनेंस अगर सरकार से ले रही है तो वो बाउंड है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिक को देगी ही, वो भी RTI एक्ट के तहत। तो ये सारे कुछ प्रोविज़न है FCRA का जिसकी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है कि NGO ही बहुत बदमाशी कर रही है, NGO बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है। समटाइम्स आप देखोगे, मैं देखी हुई हूँ कि कुछ NGOs ऐसे हैं ना जिनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होता है, जिनका मिशन विशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके पास भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो फ़ंड की कमी है। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जिनको फ़ंड ही नहीं मिलता, इसलिए वो बेटर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही रेस्ट्रिक्शन होता है उनको कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इट मीन्स कि आप देखो कि जो NGO है ना वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ही भाग वो खर्च कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च क्या होता है, यही खर्च होता है कि वो लोगों तक जो है अवेयरनेस फैलाए, लोगों के घर तक जाए, तो ट्रैवल का खर्च होता है। साथ ही साथ उनको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए खर्च होता है। तो ये खर्च जो है अब वो भी कम कर दिया गया। पहले तो 50% था, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को और कट करके यहाँ पे सिर्फ 20% लाया गया। तो इतने कम खर्चे में जो है ना वो काम नहीं कर पाते बेटर तरीके से। साथ ही यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्टेंसेस। न्यू रूल्स जो
FCRA के तहत लाया गया है। यहाँ पे एनजीओ को क्या है कि अपना अकाउंट जो है दिल्ली ब्रांच का जो SBI है उनके साथ तो ओपन करना ही होगा। इट मीन्स कि बहुत सारे एनजीओ को ऐसा है कि अब उनको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करके जाना है, जिनसे उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ जो डिलीवरी है सोशल वेलफेयर स्कीम का वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। आप देखो एनजीओ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट किया जाएगा ना FCRA के रूल्स के तहत, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे सोशल स्कीम्स बहुत सारे होते तो वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, सोशल वेलफेयर के फील्ड में, तो वो टाइम पे जो है डिलीवर नहीं हो पाएगा। साथ ही एक्रेडिशंस ऑफ एनजीओ की बात करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि नेशनल एक्रेडिशंस जो काउंसिल है ना वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करे कि वेदर ये ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करना चाह रहे हैं या फिर ये सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट की ग्रांट्स को लेने के लिए ही वो यहाँ पे एनजीओ जैसा इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नेशनल एक्रेडिशंस काउंसिल होते हैं जो कि ये चेकआउट करते कि वो एनजीओ सच में काम करने के लिए एनजीओ खोले, या फिर ऐसा है ना कि सरकार से फंडिंग ले लेते हैं और काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ है एनजीओ के सामने जो कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि जो नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल है ना, जिसमें कुछ एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को होना चाहिए, जिससे कि सही तरीके से वो एनजीओ की प्रॉब्लम को कंप्लाइंस कर सके। साथ ही एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में, जिससे कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसका डिलीवरी टाइम पे हो और ये हैम्पर ना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हैम्पर ना हो। साथ ही एनजीओ के जो रेगुलेटर्स का रोल है वो भी इफेक्टिवली सिक्योर करे कंप्लाइंस जो भी यहाँ पे कानून के हिसाब से है, तो वो वो यहाँ पे फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से तो बिल्कुल दूर होना चाहिए। तो ये सारे कुछ वे फॉरवर्ड बताए गए हैं। आपको अगर FCRA के बारे में अगर जानना है तो अक्टूबर मंथ की जो 2020 की है उसमें पूरा डिटेल में FCRA रूल्स 2020 के बारे में दिया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हो। मैं भी आप लोग को यहाँ पे लेसन प्रोवाइड की हुई हूँ, तो वो लेसन मैं टेलीग्राम के साथ या फिर यहाँ पे भी आपको जो है ना कम्युनिटी टैग में आपको बता दूंगी, तो वो लेसन भी आप लोग देख लोगे, जिससे कि जो नया रूल्स लाया गया है उसके बारे में डिटेल हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे और रेस्ट ऑफ द जो 3 आर्टिकल्स है उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को डेली इसी तरीके से 4 बजे इस करंट अफेयर्स की लेसन चाहिए तो आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से हमें टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आपको सारी रिक्वायर्ड PDFs मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।